गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 2 जो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है उसका अभी तक हमने बना लिया है क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने में, लेकिन एक बार चलिए पढ़ते हैं साथ में मिलके, ठीक है। ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 फीट 4 फीट एंड बेड इज 3 फीट हाई। एक कोई मॉस्किटो नेट है जो 7 फीट लॉन्ग है, लेंथ है उसका, और 4 फीट उसका विड्थ है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो हाइट है वो 3 फीट है। तो चलिए मॉस्किटो नेट हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए हमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ ये जो है यहाँ तक वो 7 फीट है, मान लेते हैं ए है, ठीक है। और ये है आपका ऊपर में अप टू हेयर बी मान लेते हैं, ये 4 फीट है, ठीक है। यहाँ तक 4 फीट हो गया, ये इधर आ गया, ठीक है। फिर अभी देखते हैं 3 डायमेंशनल ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। ये हो गया और इसको इससे मिला देते हैं। ये हो गया, सॉरी इससे, और ये इससे मिल गया। तो ये क्या हो गया आपका, इससे मिला दें, ठीक है। और लास्ट में इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है सो हम क्या देखते हैं अभी देखते हैं कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई 7 फीट का है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की तरफ मान लिए हैं, ये 4 फीट है, और जो ये लंबाई है वो 3 फीट है, ठीक है। अब कोई मॉस्किटोज जो है सो आपका ये ऊपर का हाइट है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करके और यहाँ पर पहुँचता है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओसी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अभी हम देखते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ओसी, जो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ओसी इज इक्वल टू कितना होगा, 7i की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस को हम यूनिट में आई मानते हैं, 4j प्लस 3k, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना, कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटोज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसको हम 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस 16 प्लस 9, तो कितने हो जाएंगे ये। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है कि टेकिंग होल एज द ओरिजिन, होल को ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस को इसका बेड का लेंथ लेते हैं, वाई एक्सिस को बेड का विड्थ लेते हैं, और जेड एक्सिस को उसका हाइट लेते हैं, मॉस्किटो नेट का हाइट लेते हैं। तो एक्स वाई और जेड का कंपोनेंट क्या है उस वेक्टर का, वेक्टर ओसी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 7 फीट हो गया, वाई एक्सिस का 4 फीट हो गया, और जेड एक्सिस का कितना हो जाएगा, जेड एक्सिस का हो जाएगा आपका 3 फीट। तो ये तीनों कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10
बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि आपको इसमें बताया गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सपोज ए इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट। मान लेते हैं ए जो है कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट है, ठीक है, और उसका जो इनिशियल डायरेक्शन है वो नॉर्थ के तरफ है। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं जो डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं ये क्या है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। मान लेते कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है जो कि इनिशियली आपका कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसका 4.5 यूनिट है, ठीक है, ओ, और मान लेते ये ए है। तो ये ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर 4.5 यूनिट है इसका, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले सॉल्यूशन ऑफ ए, सॉल्यूशन ऑफ ए में पूछ रहा है कि इसका 3 टाइम्स कितना होगा, ठीक है। मान ली गिवन है आपका कोई वेक्टर, गिवन ए इज इक्वल टू 4.5 यूनिट, और डायरेक्शन क्या है, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है। तो फर्स्ट में पूछ रहा है कि 3a, इसका मैग्नीट्यूड जो है सो 3a हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एक फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्ट आई मीन कि जो 3 कोई नंबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 हो जाएगा यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो गया, 13.3 यूनिट, सॉरी 13.5 यूनिट नॉर्थ, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर उस वेक्टर को -4a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये है, उस वेक्टर को अगर -4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4a, वो उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ, पहले नॉर्थ था अभी साउथ हो जाएगा, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ 4a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4.5, तो कितना हो जाएगा यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 18 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको सिर्फ इसका डायरेक्शन मेन था इस क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंडिंग करने का था, कि कोई भी वेक्टर को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होगा, पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन अगर सेम वेक्टर को निगेटिव नंबर से, निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जो डायरेक्शन पहले था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे उसके, और मैग्नीट्यूड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर्स, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड जो है सो 2 मीटर है और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर्स, राइट, और उसके बीच का एंगल जो है सो 60 डिग्री है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द वेक्टर्स आर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मान लेते उसके बीच का एंगल जो है सो थीटा है। तो अभी हम देख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है सो बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, ए
या डॉट प्रोडक्ट हम बोलते हैं, ए डॉट बी या ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी को ए डॉट बी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर जो है सो आपका ए का वैल्यू हो गया 2 मीटर और बी का वैल्यू है 3 मीटर और कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, राइट। तो कितना हो जाएगा 6 और ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ 1/2 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड एंड देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं हम, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखाता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ए का वैल्यू हो गया 2 मीटर, बी का वैल्यू 3 मीटर और साइन 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 मीटर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल से आप देख सकते हैं √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 ये क्या हो गया 3, तो 3√3 मीटर स्क्वायर, यही आपका सॉल्यूशन आंसर हो गया है, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोले तो उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए बोले तो आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट के लिए ये फार्मूला, ये थ्योरी में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A1 रेगुलर हेक्सागन है। तो राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट का वेक्टर इच साइड का जो रिप्रेजेंटेड बाय दिस है वो लिखना है, ठीक है। कि इच साइड का जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो पहले निकालना है। दूसरा, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ 6 वेक्टर्स इज 0। तो एंड टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि ये फैक्ट करके कि रिजल्टेंट जो है उसका वेक्टर का वो 0 है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो पहला केसेस में हम देखते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर क्या होगा इस रेगुलर हेक्सागन का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। मान लेते हैं इसका ए है इच साइड का लेंथ, ठीक है, ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मान लेते हैं आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो आप जानते हैं कि आई हम जनरली यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो अभी हमें इच साइड का एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो मान लेते A1 A2 जो है सो उसका इस साइड का A1 A2 साइड का हम क्या निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इसको हम लिख सकते हैं A cos 0I। एंगल जो है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 0 है, इसीलिए हम लिख सकते हैं A cos 0I। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू आपका होता है 1। तो इसमें क्या हो जाएगा A1 या AI हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा साइड का कंपोनेंट A2 और A3 A3 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड A है, तो cos 60 इंटू I कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इसका यही होगा। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू आपका होता है हाफ या 0.5 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 AI, ठीक है। अब तीसरा साइड A2 A3 हो गया, A3 A4 देखते हैं। थर्ड साइड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, थर्ड साइड का एक्स कंपोनेंट आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वो 120 है, ठीक है। तो 120 हो गया, तो A cos 120I, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 120 का वैल्यू कितना होता है, cos 120 इज इक्वल टू माइनस हाफ या 0.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 0.5 AI। ठीक है, अब A4 A3 A4 हो गया, A4 A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर। तो इसमें देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस का हम पॉजिटिव डायरेक्शन ये लिए हैं, तो ये ऐसे हो गया, तो इसका बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो A cos 180 डिग्री I हो गया। तो 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू जो है सो क्या होता है -1 होता है। ठीक है, -1, तो आपका क्या हो जाएगा -AI ये हो गया। ठीक है, अब A5 to A6 कंपोनेंट वेक्टर का क्या हो जाएगा, A5 to A6। देखिए A5 to A6 ये वाला लाइन है, तो आप देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को अगर हम बेस लेते हैं तो ये क्या हो, इधर से निकलेगा ऐसे, तो इसका ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 240 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो A cos 240 I हो गया। ठीक है, तो 240 का वैल्यू कितना होता है, एंगल 240 का -0.5 या माइनस हाफ लिख सकते हैं, AI हो गया। अब A6 और A1 ये लास्ट वेक्टर जो साइड है उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A6 A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बताइए। तो इसमें ये वाला, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये हो जाएगा 300। ठीक है, एंगल हो जाएगा 300, तो A cos 300 I हो गया। ठीक है, तो cos 300 का जो वैल्यू है सो कितना हो जाएगा 0.5, राइट, तो 0.5 AI ये इसका x कंपोनेंट सारे वेक्टर का जितना भी साइड है उसका x कंपोनेंट आप आसानी से निकाल लिए। अब अगर हम देखते हैं कि बताया हुआ है कि x कंपोनेंट जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू आपका 0 है। यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0। तो रिजल्टेंट ऑफ 6 वेक्टर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो भी 0 होगा। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं, ये सारे वेक्टर को ऐड करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, ये जो है सो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों वेक्टर को हम दोनों साइड से ऐड कर रहे हैं, इस साइड लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये। ठीक है, तो अगर हम ऐड करते हैं, यूज द फैक्ट ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा A cos 0 I यूनिट वेक्टर x कंपोनेंट है, इसलिए हम I हटा देते हैं 0 और उसको रेडियन से डिवाइड कर देते हैं, प्लस cos A निकल जाएगा cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि cos 0 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, ये सारे को एक साथ हम लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं और इसको राइट साइड में अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि लेट A इज द वेक्टर एक दो वेक्टर है A और B। तो A का वैल्यू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k और B का वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उसके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसका जो है सो हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं A और A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k दिया हुआ है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है A डॉट B को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A डॉट B लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है,
और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी अगर दो वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, इसको पहले निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 आई हो जाएगा, आई इंटू आई प्लस 3 जे इंटू 4 जे हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.4 जे, और इसको लिख सकते हैं 4k.5 और k.k। बाकी सारे टर्म हम यहाँ पर नहीं लेंगे, कोई भी टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 2i को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू जे हो जाएगा, और i और j के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑलवेज हम इसको इस i को i से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना, और i डॉट i यानी दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसका 1 यूनिट है और इसका 1 यूनिट हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। रेस्ट ऑल द वैल्यूज़ जो भी है वो सारे 0 हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 + 12 + 20, तो कितना हो जाएगा आपका, ये तीनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, ये 38 हो जाएगा। अब हमें निकालना है, चूंकि a डॉट b डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2i + 3j + 4k का मैग्नीट्यूड निकालना हमें। तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 + 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू ये मान लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो 3i + 4j + 5k, राइट। इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो मैग्नीट्यूड से हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 29 × 50, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, ये हो जाएगा 1450, 1450। अब जो गिवन फार्मूला है, गिवन फार्मूला में a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a डॉट b, ठीक है, बाय ए बी। तो a डॉट b का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया थे, वो 38 हो जाएगा, और a मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, a और b का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1450। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना निकल गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस इधर आ जाएगा 38/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1450, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है पहले हम निकाल लेंगे, जो कि सिंपल है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इस तरह से आप उसका एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आपको a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें जस्ट थोड़ा सा टेक्निक है कि मान लेते हैं कि लेट a एंड b आर मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और दूसरा चीज मानते हैं एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? आप जानते हैं कि ए बी साइन थीटा, और मान लेते के जो है सो परपेंडिकुलर टू ए और बी है। मान लेते ए और बी जो है कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर है, ठीक है, उसका जो है सो जे कंपोनेंट है और इसका आई कंपोनेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो दोनों वेक्टर है दोनों के बीच एंगल थीटा है, और इसका जे कंपोनेंट जो है सो बी की तरफ है और आई कंपोनेंट जो है सो इधर है, एक्स की तरफ है। ठीक है, और दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो आई क्रॉस जे जो होता है क्या होगा? के मान लेते हैं, के हो जाएगा, राइट। तो आई क्रॉस के, क्योंकि वो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल जो आप जानते होंगे, आई और ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आई है और बी का कंपोनेंट जे वाई एक्सिस में जे है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अपवर्ड मतलब क्या हुआ कि जेड एक्सिस की तरफ होगा, और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो के ले लेते हैं, के होता है, राइट। तो यहाँ पर हो गया आपका ए बी साइन थीटा इंटू के, राइट। अब हम देखते हैं कि ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्रॉस बी, ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो ए डॉट ए बी साइन थीटा और के हो गया। ठीक है, अब ए का जो मैग्नीट्यूड हम लिए हैं वो आई डायरेक्शन में लिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बी साइन थीटा, और इसका ले लेते हैं यूनिट वेक्टर आई, तो आई डॉट के। आई डॉट के क्या होगा? अब जानते हैं कि दो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये हो जाएगा 1 1, आई का यूनिट वैल्यू 1, के का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट। तो आप इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी साइन थीटा को, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, करेक्ट। तो ये प्रूव करता है जो आपको प्रूव करना था कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वैल्यू 0। तो ये प्रूव कर दिया 0, वैल्यू यही 0 आपको निकालना है। दिस प्रूव्स दैट ए वेक्टर ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दो वेक्टर दिया हुआ है ए बी, और उसका वैल्यू और डायरेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सिंपल है, जैसा कि हमने पहले थ्योरी में बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप इच टर्म को, पहले वाले टर्म मतलब इस टर्म को आगे के सारे टर्म बी के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4i प्लस 3j प्लस 2k, राइट। तो अभी हम देखते हैं क्या होगा। 2i से मल्टीप्लाई करते हैं इसका हर टर्म को, तो 2 इंटू 4 8 होगा, और i क्रॉस i, ठीक है, प्लस अब 2 को 3j से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और i क्रॉस j होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट वेक्टर पहले होगा, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट वेक्टर बाद में होगा। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप इसके सीक्वेंस या इसके ऑर्डर को मत चेंज करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन कभी भी उसका आंसर सही नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका प्रायोरिटी है कि जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट वेक्टर पहले होगा, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूनिट वेक्टर बाद में होगा, राइट। तो अभी हम देखते हैं 2i को 2k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4i क्रॉस k हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला जो है हमारा 3j से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, j क्रॉस i हो गया, राइट। अब ये हो जाएगा 3j से 3j, तो 9j क्रॉस j, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3j टू 4, तो कितना हो जाएगा 6j क्रॉस k, राइट। अब 4k से पूरे सारे टर्म को, b के सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन साइन देना है बीच में, तो 16 ये हो जाएगा 16, और k पहले है तो k क्रॉस i, राइट। अब ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, और k पहले है तो k क्रॉस j, राइट। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है 8, 4 2 जा 8 k क्रॉस k। इसमें आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से आप जानते हैं, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या जानते हैं कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इसके दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, राइट। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होते हैं उसको हम लिख सकते हैं i क्रॉस i, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका वैल्यू है 1 इंटू 1 और साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए इसका वैल्यू ये 0 हो जाएगा। इसी तरह j क्रॉस j, k क्रॉस k का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन जो वेक्टर बाकी सारे वेक्टर जो है सो आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे i j k तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। i इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, j इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन, और k इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द z डायरेक्शन। तो आपस में i क्रॉस j अगर आप करेंगे तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? उसका डायरेक्शन जो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि i क्रॉस j अगर करते हैं तो पहले i होता है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, तो i मान लेते x एक्सिस में है और j जो है सो y एक्सिस में है, और z जो है सो आप k जो है आपका z एक्सिस में है, राइट। तो i क्रॉस j जब करेंगे, जैसे i से स्टार्ट करके k करेंगे, तो उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि ये फिंगर जो है, ये फिंगर आप जो है तो इसको जिस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मोड़ना है, राइट। तो जैसे कि अभी हम i टू j मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर i टू j मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i टू j, राइट। तो i से देखिए i से हम स्टार्ट करके j की तरफ ले गए, और उसका जो डायरेक्शन होगा उस दोनों का डायरेक्शन वो k होगा, जो कि परपेंडिकुलर टू ईच होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 8a 0 हो जाएगा। अब 6i क्रॉस j इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा। अब 4i क्रॉस k है, तो i क्रॉस k अगर आपको निकालना है तो i क्रॉस k का क्या होगा राइट हैंड से कि हम इधर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ये नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। ये इधर की तरफ चला जाएगा, i क्रॉस k है तो i से लेके और k की तरफ आता है, और राइट हैंड जो है सो y एक्सिस के क्या हो जाएगा y एक्सिस के अपोजिट नहीं है, ऐसे चला जाता है, राइट। i क्रॉस
ये क्या होगा, निगेटिव, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, राइट। तो माइनस 4j इस तरह से 12j क्रॉस आई, तो j है और उसके बाद i है, तो इधर के डायरेक्शन में गया, ये जो है सो k का अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -12k, राइट। अब ये यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम ये 9j इंटू जे, तो j इंटू जे क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा। अब 6j इंटू के, तो j से k को अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाता है, j की तरफ से k, तो ये क्या हो जाएगा, j k, तो i हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6i और यहाँ पर 12 और 16 प्लस 16 क्या है, k इंटू आई, तो k इंटू आई जो है सो j हो जाएगा, k इंटू आई इज इक्वल टू j क्रॉस प्रोडक्ट, तो 16 j हो गया। अब k इंटू जे जो होता है सो j k का अपोजिट होता है, इसीलिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -12i हो जाएगा और ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, राइट। 8k इंटू के इज इक्वल टू 0। तो अभी हम देखते हैं कितना आता है हमारा प्रोडक्ट, जो उस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ गया, तो ये देखिए 12i 12i और 6i कितने हो जाएगा, ये माइनस है तो -6i हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म है जे का, तो ये है आपका 4j माइनस और 16j, तो कितना हो जाएगा, 12j पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, अब इसमें बच गया लास्ट ये दोनों, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, -12 और प्लस 6k, तो ये हो जाएगा -6k, तो यही आपका आंसर हो गया, राइट। तो ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप डायरेक्शन पर विशेष फोकस करना पड़ेगा आपको। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसका वैल्यू जो है सो अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में होता है तो उसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, उसका टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो अल्टरनेट है, जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे, तो आप जान रहे हैं कि आई से जे ऐसे जाएगा, तो उसका डायरेक्शन जो है आई से जे की तरफ जा रहा है, तो ये जो थंब दिखा रहा है, थंब के का डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर आप 3 डायमेंशन कंसीडर करते हैं तो एक्स वाई जेड अगर कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जो प्लेन में है और जेड जो है सो हम ड्रॉ तो ऐसे करते हैं, लेकिन जेड क्या है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इसीलिए राइट हैंड रूल जब देखते हैं तो आई को क्रॉस जे से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के होगा, और जेड डायरेक्शन में होगा और उसका यूनिट वेक्टर के होगा, राइट। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आप जे टू आई अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि जे पहले है और आई उसके बाद है, तो ये क्या होगा कि -z डायरेक्शन में होगा, इसलिए वहां पर वैल्यू -k हो जाएगा। तो ये जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब 3 वेक्टर ऐसा है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है तो तीनों का 0 होगा। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अगर बोल रहा है कि अगर 3 वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तो आप प्रूव करिए कि 0 हो सकता है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है, बताना है, ठीक है। तो पहला पार्ट में हम मान लेते हैं कि I जो है सो यूनिट वेक्टर है अलोंग A, तो इसको हम लिखते हैं लेट I J एंड K आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ A B एंड C, और इसका मैग्नीट्यूड ABC है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम A को लिख सकते हैं यहाँ पर AI, ठीक है। B को लिख सकते हैं, वेक्टर B को लिख सकते हैं B
जे, और वेक्टर सी को लिख सकते हैं सी के, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या मतलब, इसका जो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी और आई क्रॉस जे हो जाएगा, राइट। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा, राइट। तो ये के हो गया, और यहां पर तो चलिए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, है ना, ए बी आई क्रॉस जे, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है आई जे दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी के हो जाएगा, राइट, ए बी के हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू आपको 0 बताना है, होगा ये बताना है। ठीक है, तो सी का मैग्नीट्यूड सी है ना, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी है, और इसका डायरेक्शन के लिए हमने, ठीक है, और इसको हम बाद में लिखते हैं। तो सी ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी हो गया इसका, और के क्रॉस के। तो के क्रॉस के जब होता है ना, तो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा, के इंटू के क्रॉस के अगर होगा, तो क्या होगा इसका साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि के क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा, के क्रॉस के वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा है कि अगर सी, है ना, सी क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, अगर ए बी सी तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, तो 0 होगा कि नहीं होगा, इसको आप प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस केसेस में कि के जो है सो यूनिट वेक्टर है अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ए क्रॉस सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट मान लेते हैं कि के जो है यूनिट वेक्टर अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये ए बी मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके बीच का एंगल थीटा है, और के यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम, है ना, सी से, सी जो है मान लेते हैं कि जो सी वेक्टर सी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल अल्फा है ना, तो लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन सी क्रॉस सी वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी, इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं, और उसका सी का जो है यूनिट वेक्टर जो है सो यूनिट वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर मान लेते हैं यू। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी ये कितना हो जाता है, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सी का जो है सो इसका क्या हुआ, आपका यूनिट वेक्टर जो है सो यू था, और इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिए थे, मैग्नीट्यूड लिए थे सी ओनली। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी हो गया, ए बी सी, और उसके बाद एंगल उसके इसके एंगल इसके और इसके बीच का एंगल जो है सो हम अल्फा लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन अल्फा, और यूनिट वेक्टर जो है सो आई यू एंड के का प्रोडक्ट। ठीक है, अब u एंड k
आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये दिया हुआ है कि जीरो होगा कि नहीं प्रूव करना है ना। तो ये जो है u और k आपस में परपेंडिकुलर है नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका कंडीशन ये हुआ कि थीटा का वैल्यू आइदर जीरो होगा, थीटा का वैल्यू अगर जीरो होगा या 180 डिग्री होगा, या अल्फा का वैल्यू जीरो या 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या प्रूव करता है कि कन्वर्सली इज नॉट ट्रू, कन्वर्सली नॉट ट्रू। अगर मान लेते हैं ए बी सी तीन परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, तो उस तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है सो जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, ठीक है, कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड v। कोई पार्टिकल जो है गिवन स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड v से मूव करता है। एट ए सर्टेन टाइम इट इज ए पॉइंट p। सर्टेन टाइम में ये p पॉइंट पर है एंड इट्स स्ट्रेट लाइन ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, p पॉइंट पर है, उसके बाद o इज द फिक्स्ड पॉइंट, सो दैट OP क्रॉस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन p। तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल जो है ये O हो गया, ये आपका P हो गया, ठीक है, और ये V हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और किसी पॉइंट पर ये इस पर है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऐसे करते हैं। ठीक है, ये O हो गया फिक्स पॉइंट। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, तो ये Q पोजीशन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। सर्टेन टाइम में ये जो है सो पोजीशन P पर था, लेकिन ये मूव कर रहा है। अब देखते हैं कि इसको अगर हम x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एक वेक्टर्स तो हो गया V और दूसरा वेक्टर हो गया OP। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा ये देखते हैं, है ना। ये थीटा मान लेते हैं, ये है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा अगर हो गया तो। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OP एंड V का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OP V और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा है। अगर मान लेते हैं A और B के बीच का एंगल थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और K मान लेते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग, K इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, सो परपेंडिकुलर टू दिस वन, राइट। तो K इसका यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं OP V साइन थीटा और K लिख सकते हैं, राइट। अब V को हम इधर रखते हैं और OP साइन थीटा लिख सकते हैं और ये K है, राइट। तो OP साइन थीटा इज इक्वल टू, ये OP साइन थीटा इज इक्वल टू इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है आपका, तो राइट एंगल ट्राइंगल OPQ में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका OP साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका O, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो OQ बाय OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो OQ इज इक्वल टू OP साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो OQ हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका V डॉट OQ और ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इससे क्या देखने को मिलता है, ये प्रूव करता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम, है ना, ये फिक्स है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन P। अब जिस पोजीशन पर वो पहले था उससे वो इंडिपेंडेंट है, इसे कोई, इसका क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव्स दैट
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ पी एंड भी इज इंडिपेंडेंट टू पोजीशन पी, क्योंकि हमारा कोई भी पोजीशन पी के टर्म में कोई भी रिलेशन नहीं आया, तो ये प्रूव करता है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन है। करेक्ट।